हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन? वो एक इतिहासकार था, उसका नाम था विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ करके एक इतिहासकार था, उसने कहा था, इसकी वीरता से मुग्ध होकर, इसकी वीरता पर मुग्ध होकर उसने एक बुक लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें इसने लिखा था समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन से इसका कंपैरिजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण भी समुद्रगुप्त ने ही की थी। तो इसका सिंपल वन लाइनर आंसर होगा समुद्रगुप्त। इसमें ज्यादा कुछ याद रखने का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है, किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, रामगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त ने जो विजय प्राप्त करी, जिन भी राजाओं पर आक्रमण किया उन पर विजय प्राप्त करी, इसकी जो विजय गाथा है वो पूरी लिखी हुई है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, अब ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने होगा? तो ये इन्हीं का कोई दरबारी कवि रहा होगा जो इनके दरबार में रहता होगा। इनके दरबार में रहते थे हरिशेन। हरिशेन नाम के एक, हरिशेन या फिर कहीं कहीं हरिसेन भी लिखते हैं। ये हरिसेन या हरिसेन नाम के एक इनके दरबारी कवि होते थे समुद्रगुप्त के। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है और इसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है कि वो कितना बहादुर था, उसने क्या क्या जीता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वह गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। हूण जो थे एक विदेशी आक्रमणकारी थे, वो आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे बर्बाद करके सब कुछ। तो हूणों पर विजय किसने प्राप्त करी थी? वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त करी थी। ये क्वेश्चन हमें याद रखना है, इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। जब भी हूणों पर विजय प्राप्त करने का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम है, वो है विक्रमादित्य। ये इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की, ये इन्हीं का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे ही भारत आया था। ठीक है, अब एक और चीनी यात्री वो है हेन सांग। हेन सांग, अभी हेन सांग किसके दरबार में आया था, किसके समकालीन था या फिर किसके शासन काल में भारत आया था? हेन सांग का भी बहुत बार नाम पूछ लेते। हेन सांग का, फाहियान का तो चलो पता चल गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आया था। हेन सांग किसके टाइम पे आया था? ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन के टाइम पे, इसको ऐसे याद कर लेंगे, हा से हेन सांग, हा से हर्षवर्धन, तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो ये इसी के शासनकाल में आया रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? कालिदास हमारे प्राचीन भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। किसके दरबार में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखते हैं। ठीक है, अब कालिदास की कुछ रचनाएं हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव। जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूत है, कुमार संभव है, ऋतु संहारम है, मालविकाग्निमित्र है, ये सारी ही रचनाएं कालिदास की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन एवं रात होते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है तभी दिन और रात होते हैं। ये बात पहली बार किसने कही थी? आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, ब्रह्मगुप्त ने या फिर वाराह मिहिर ने? इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट ने दिया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको क्या कहा जाता था? कौड़ी, दिनार, रूपक या फिर पण? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को कहते थे दिनार। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर। रूपक कहते थे रजत मुद्रा को, रजत मुद्रा या फिर चांदी की मुद्रा से कहते थे रूपक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिनार। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत के नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? गुप्त काल में जो संस्कृत के नाटक लिखे गए थे उसमें स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे?
तो ये बोलते थे प्राकृत, क्योंकि बाकी तो जो सब थे वो संस्कृत बोलते थे, स्त्री और शूद्र संस्कृत नहीं बोलते थे, वो प्राकृत भाषा बोलते थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा निम्न उसमें दिखाते थे, तो प्राकृत भाषा बोलते थे स्त्री और शूद्र, बाकी सब संस्कृत बोलते थे नाटकों के अंदर। 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किसने किया था? 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किसने किया था? वो था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये किस वंश का था? ये था वाकाटक वंश का। वाकाटक वंश का था प्रवरसेन प्रथम, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? वो है एरण से। एरण से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें सती प्रथा का वर्णन है। ठीक है, तो इसका हमें नाम याद रखना होगा। एरण अभिलेख जो है वो सती प्रथा से संबंधित है। एरण अभिलेख जो है वो सती प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त या फिर मगध? इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है वो स्वर्ण काल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली चीज तो राजा के साथ साथ प्रजा की भी तरक्की होती थी। राजा इसमें निरंकुश नहीं था कि राजा सब कुछ अपने मन का कर रहा है। न्याय व्यवस्था अच्छी थी, कठोर दंड भी नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा कठोर दंड नहीं होता था कि किसी का एकदम गर्दनी काट दो, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू धर्म किसमें काफी जो आज हम हिंदू धर्म का स्वरूप देख रहे हैं ना, वो गुप्त काल से ही आया। आज जो हम हिंदू धर्म का स्वरूप देख रहे हैं वो काफी कुछ गुप्त काल से ही आया। वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर नहीं थी। जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत कठोर नहीं थी, मतलब जो वैश्य था जरूरी नहीं है कि वो व्यापार ही करेगा। जो शूद्र थे वो भी व्यापार कर सकते थे, जो ब्राह्मण थे वो भी सेना में भर्ती हो सकते थे। तो वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर नहीं थी। महिलाओं की स्थिति भी काफी अच्छी थी और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं हुई हैं। तो गुप्त काल में लगभग चौतरफा विकास हुआ, सब चीजों के साथ अच्छा ही अच्छा हुआ, कोई भी चीज पीछे नहीं छूटी। इसलिए इसको भारतीय प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, गुप्त काल को। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षचरित नामक जो पुस्तक है किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने, क्योंकि बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। इन्होंने इन्हीं का इतिहास लिखा है। हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में अच्छी अच्छी बातें या फिर इनका जो वंश था इसका इतिहास लिखा है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में इसने कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या फिर दिल्ली? इसका सही आंसर होगा कन्नौज। बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित कर दी थी, पहले ये थानेश्वर होती थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, हेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? अब इससे पहले हमने बताया था हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्यों? क्योंकि हेनसांग में भी हा है, हर्ष में भी हा है, तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब ये कवियों के नाम लिखे, ये राजाओं के नाम लिखे, शासकों के नाम लिखे और ये उनके समय के कवि वगैरह के नाम लिखे हुए कि कौन कवि या लेखकों के नाम लिखे हुए। ठीक है, कौन किसके दरबार में था ये चेक करना है हमें। तो जो अमीर खुसरो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, ये बात सही है। कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन थे या फिर उनके दरबार में थे? समकालीन होना या दरबार में होना सेम चीज होती है। तो कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन थे या फिर उनके दरबार में थे। हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे, क्योंकि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है और प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने किसकी तारीफ करी है? समुद्रगुप्त की तारीफ करी है। तो जाहिर सी बात है समुद्रगुप्त के दरबार में रहे होंगे। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार में थे, क्योंकि इन्होंने हर्षचरित लिखी है और इसमें इन्होंने हर्षवर्धन की तारीफ करी है, तो ये भी इनके दरबार में थे, यानी कि ये सब सही है। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन की बात हो रही है। भारत में 6 तरह के दर्शन है पूरे, 6 में से एक है सांख्य दर्शन। ये एक तरह की फिलॉसफी होती है। दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। तो इस सांख्य दर्शन में एक फिलॉसफी, इसमें किसका, कौन सांख्य दर्शन से किसका संबंध है? कपिल का, गौतम का, नागार्जुन का या फिर चरक का? तो वो है कपिल। जो कपिल मुनि है इनका संबंध है सांख्य दर्शन से। ये हमें क्वेश्चन एज इट इज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी दर्शन से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो सब हमें याद रखने पड़ेंगे। सांख्य दर्शन से संबंधित है कपिल मुनि, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब योग दर्शन के प्रतिपादक थे, ये दूसरा दर्शन आ गया। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये तो हम सबको पता है, वो थे पतंजलि।
जो पतंजलि थे वो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, ये पतंजलि किसके दरबार में थे या फिर किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। जो पतंजलि हैं ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ये योग दर्शन के प्रतिपादक कहे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अब न्याय दर्शक की बात हो रही, न्याय दर्शन की बात हुई, भी एक दर्शन है, इसके थे गौतम। इससे पहले हमने कपिल मुनि पढ़े हैं, वो किसके थे? ये सांख्य के थे। ये न्याय दर्शन के हैं, जो गौतम हैं वो न्याय दर्शन के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीमांसा दर्शन भी होता है, उससे कौन संबंधित है? उसके हैं जैमिनी। जैमिनी जो हैं वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ये मानते हैं, मीमांसा दर्शन का मानना है कि जो वेद हैं वो शाश्वत सत्य हैं, वेद शाश्वत सत्य हैं, मतलब वेदों को सबसे ज्यादा सच माना है किसने? मीमांसा दर्शन वाले लोगों ने। इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन अद्वैतवाद को मानता है? इसका आंसर है शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद को मानते हैं। इनका मानना है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है, केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। ये किसका मानना है? ये शंकराचार्य का मानना है, ये अद्वैतवाद को मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।